जब मनोहर लाल का नाम देख के भी देखते रहना लोग, तो जो मनोहर लाल के चेले हैं, चाटे हैं, उनको देख के देखेंगे। हाँ, नीरज दफ्तार पर झज्जर में 42 करोड़ की जमीन खरीदने के आरोप लगे और मुख्यमंत्री जब उस समय थे ये मनोहर लाल खट्टर जी, इनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं इसकी विजिलेंस से जांच करवाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। और न्यूज नशा हरियाणा में आज चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि चुनावी माहौल है और इसके अंदर नई नई जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। 2014 में जब भाजपा सरकार में आई तो उस समय जैसे मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश की कमान सौंपी गई और उनके सीएमओ के अंदर बहुत से लोगों की राजनीतिक नियुक्तियां हुई, जिन्हें ओएसडी और निजी सचिव के जो पद हैं वो दिए गए। और अब जिस तरह से वो चुनावी मैदान में है और लगभग आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं और इन मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक धर्मपाल धनखड़ जी, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी और वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल जी। सभी का आपका स्वागत है सर। जी, मैं केवी पंडित जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने सर लंबे समय तक पत्रकारिता के अंदर अपना योगदान दिया है और लोकसभा को भी कवर किया है। जिस तरह की जो राजनीतिक है और ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़कर आई, और कितने जिस तरह से संसद जो जुटाए हैं और ये चुनावी मैदान में जिस तरह से इनके जो लोग आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? देखो, ऐसा है कि बीजेपी 2014 से पहले तो छोटा पार्टनर होती थी लोकदल का, फिर बाद में वो विकास पार्टी का, बंसीलाल जी की पार्टी के जी जी 10-11 सदस्य इनके बनते थे। लेकिन 2014 में जब ये सेंटर में आ गए, फिर चुनाव हुए हरियाणा के, तो उसमें इनको बहुमत मिल गया। तो इन्होंने उस समय रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, क्योंकि सबसे लंबे और पूरे हरियाणा में जिनकी पहचान थी वो थे। वो हरियाणा का हर वर्कर उनको जानता था और वो वर्कर को नाम से बोलते थे। तो लगता ये था चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अचानक हाईकमांड का मैसेज आया और मुख्य प्राइम मिनिस्टर की जो पसंद है मनोहर लाल खट्टर बने। मनोहर लाल खट्टर जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर उन्होंने, नए आए थे, उनका कोई ना ब्यूरोक्रेसी में कोई अपना था ना कोई बाहर का कोई था, तो उन्होंने पहले अनाउंस किया कि मैं तो अनुभवहीन हूँ, मैं 1 साल तक तो यही कहते रहे कि मैं सीख रहा हूँ। और फिर राजनीति में ऐसे पारंगत हुए कि उन्होंने अपने जो विरोधी थे, जो तगड़े थे, उन सबको उन चुनाव में ठिकाने लगा दिया। धीरे धीरे संगठन में भी ठिकाने लगा दिया। उसमें रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़ और वीरेंद्र सिंह डूमरखा, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए, इन सबको इन्होंने ठिकाने लगा दिए। लगता था कि ये चैलेंज हो सकते हैं। जब ये हो गया और सरकार चलने लगी, तो सरकार में संगठन में तो ये इसलिए कट गया आम लोगों से। अब जब लोग कहते थे जी हमें पुलिस वाले नहीं मिलने देते, तो मनोहर लाल जी कहते थे कि ये पुलिस का काम है, वो उन्हें करने दो, रोकना उनको क्यों रोकते हो। और एक्चुअल में क्या हुआ कि वर्कर और तालमेल टूट गया, वर्कर अंदर से नाराज हो गए। उसका कारण ये था कि जो उसके इर्द गिर्द की जो टीम थी मुख्यमंत्री की, कोई ओएसडी था, कोई पीएस था, कोई और दूसरी कच्ची टीम जो पीएम से जुड़े थे, वो सारे लोग पावरफुल हो गए और कमाने खाने लग गए। उनमें से सबसे पहला आरोप लगा जवाहर यादव पर, और फिर उनको हटा दिया गया। कुछ समय के बाद फिर उनको वापस ले लिया गया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो अब अब पार्टी के एक उम्मीदवार बनना चाहते हैं। दूसरा नाम था अब मन्नू का, जो पीएस भी रहे, इनके अनऑफिशियल पीएस भी रहे और सबसे क्लोज रहे, हर जगह दिखाई देते थे। अब वो कोसली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरा इनका खास था अजय गौड़, जो पॉलिटिकल एडवाइजर बने, और वो आज फरीदाबाद में
फरीदाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। और चौथा नाम था उनका राजीव जेटली, जो मीडिया एडवाइजर हैं दिल्ली में, वो भटकल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे ही जो अन्य और लोग थे वो जुड़ते चले गए, जो इसके स्टाफ में थे। उन्होंने इतना माल कमाया कि वो उम्मीदवार बन गए और वो कहें खर्चा करेंगे हम पार्टी के प्रति। अब ये उसमें जब लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे करवाया बीजेपी हाईकमांड ने, उसमें निकला कि इस खट्टर की कार्यनीति से मेंबर जो पंचायत हैं, सरपंच हैं, वो नाराज हैं। किसान उनसे नाराज थे ही, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर वो किले लगवा दी, लोहे की वो कंक्रीट की दीवारें बनवा दी, पंजाब से यहाँ किसान नहीं आ सके। और आशा वर्कर, सरकारी कर्मचारी, उनके कैशलेस लागू नहीं किया, अब उन्होंने शुरू किया। तो जब लोकसभा चुनाव में इससे कुछ समय पहले, यानी 1-1.5 महीने पहले उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे अपने खासम खास नायब सिंह सैनी को उन्होंने बनाया। नायब सिंह सैनी का कोई अनुभव नहीं था, राज्य मंत्री रहे थे उनकी सरकार में, फिर बाद में वो एमपी हो गए थे कुरुक्षेत्र से। जब बीजेपी की हालत बिगड़ गई पूरी तरह, क्योंकि खट्टर तो पब्लिक से मिलता नहीं था, जो स्टाफ था उनमें पैसे का गरूर आ गया, वो भी स्टाफ से बहुत आम लोगों से, पार्टी वर्कर से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसे भी अवसर आए, कुछ डेलीगेशन मिलने गए चंडीगढ़, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा टाइम लिया, उन्होंने नहीं लिया, जाओ टाइम लेके आना। तो उससे नाराजगी बढ़ती चली गई। अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में उनके जो सिपल साहब थे, जो उनके साथ जुड़े थे पीए और ओएसडी के रूप में, वो सारे इतना माल कमा गए कि उन्होंने अब उम्मीदवार बन गए पार्टी के। हम खर्चा अपना करेंगे, टिकट दे दो मेरे पार्टी की। पता नहीं टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी तो भविष्य बताएगा। लेकिन आज जो है उसके जो नजदीकी लोग थे, जो उसके स्टाफ में थे, कहें मान के चलिए, वो सब लोग जो हैं, और एक इस सरकार में एक और ब्लंडर किया, जब नायब सिंह सैनी की बनी तो सबसे बढ़िया, सबसे अनुभव वाले और सबसे बेदाग छवि के संजीव कौशल थे चीफ सेक्रेटरी, उनको अचानक चीफ सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया और लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत बढ़िया अफसर था, कॉम्पिटेंट था, जिसपे कोई आरोप नहीं थे। लेकिन वो सारी चीजें घटनाक्रम बना और वो लोग आ गए, जैसे आर के खुलर है, उनके स्पेशल ओएसडी लगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो सरकार में करता धरता बन गए। फिर चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपनी मर्जी का बना लिया। फिर एडिशनल डीजीपी मित्तल को उन्होंने अपना सीआईडी का इंचार्ज बना रखा था। तो ये सारी चीजें बनकर ऐसा लगा जैसे ब्यूरोक्रेसी की चल रही है, उसके स्टाफ की चल रही है, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं हो रही। जी आज बिल्कुल। हालत अभी मैं आज हालत ये है, अब ये सरकार में जो तथाकथित इनका कोई जनाधार नहीं है, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ये इन्होंने माल तो कमाया सरकार में, लेकिन इन्होंने, क्योंकि खट्टर पंडित जी तो आपको बीच इसलिए में रोकना चाहूंगा। धनपाल धनखड़ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने खुद कहा है कि बगैर पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो क्या मानते हैं कि जो सीएमओ ऑफिस के अंदर जो लोग थे, लगभग आधा दर्जन जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो इन्होंने इतना मोटा पैसा कमा लिया कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? प्रदीप, लगता कुछ सही है, आपकी बात सही लगती है। और निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से कहा कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और ये लोग जिनकी हैसियत कभी चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, ये आज चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की तीनों जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां केंद्र की, उनको जरा इनकी तरफ भी रुख कर लेना चाहिए, ताकि पता लग सके कि ये माल कहां से आ रहा है जो इलेक्शन लड़ सके। मुख्यमंत्री के करीब रहे आधा दर्जन लोग जो है, चाहे वो ओएसडी रहे, चाहे वो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, या पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, या फिर उनके स्टाफ में रहे हैं, या फिर जो है ऐसे लोग जो हैं जो उनके काफी नजदीक रहे। नीरज दफ्तुआर का नाम मैं यहाँ जरूर लेना चाहूंगा, जिसके ऊपर झज्जर जिले में ही एक गांव में जमीन देने का मामला है SEZ के आसपास। तो वो मामला चल रहा है, और अगर सबकी जांच करवाई जाए
तो इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनमें से ज्यादातर को हम निजी रूप से जानते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में हम करिए हैं, आज भी है, पहले भी थे, और निजी तौर पर जानते हैं कि इनका इतना जुगाड़ नहीं है, आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है कि भाई ये चुनाव लड़ सके। आज इनके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया कि एकदम से ये टिकट मांगने लगे? तो निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण ने जो बात कही वो अपनी जगह सही थी, और आज का सच है कि बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। तो आपका ये कहना कि इनके पास भी काफी पैसा हो सकता है, क्या इन्होंने इतना कमा लिया है? तो निश्चित रूप से इन्होंने कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी जांच अगर जो मैं कहता हूँ मोदी का त्रिशूल है, एक तरह से मोदी का त्रिशूल मैं इसको कहता हूँ, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो ये मोदी का त्रिशूल के निशाने पे आ जाएं तो इनका भी पता लग जाएगा कि ये कितने संपन्न हो चुके हैं और कहां से पैसा आया है। और पवन बंसल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो राजनीति है ये एक तरह से पैसा कमाने का एक अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि लोग राजनीति में आते हैं और कुछ समय में इतना पैसा कमा लेते हैं कि चुनाव मैदान में उतर जाते हैं? सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पिछले 50 वर्षों से राणा पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने 3 किताबें लिखी, जिनकी राणा के लालों के सतरंगे किस्से, इसके प्रशंसकों में खुशवंत सिंह भी है, कुलदीप नगर भी है, प्रभात जोशी भी है। फिर खोजी पत्रकारिता पर लिखी दिल की गुस्ताखी माफ रहना। आपने पूछा, बड़ी बात सीधी सादी है, कोई साधु संत नहीं होता राजनीति में पैसा कमाने आते हैं, इन्वेस्टमेंट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको चक्रवर्ती ब्याज से भी ज़्यादा ब्याज मिलता है, सीधी सी बात है। अब रही बात, जो चर्चा आपका मुख्य विषय था कि मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके कुछ ओएसडी या उनके जो साथ जुड़े हुए थे सरकार में, वो चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला नाम आता है जवाहर यादव का। जवाहर यादव को सबसे पहले ओएसडी लगाया, फिर विवाद हुए, फिर हटाया, फिर चेयरमैन लगाया, फिर पार्टी में उनको ओहदा दिया। वो मनोहर लाल के सबसे करीबी हैं। बादशाहपुर से टिकट मांग रहे हैं, वहाँ नरबीर भी टिकट मांग रहा है। नरबीर ने कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी मन्नू है जो उनके पीए हैं, वो विवादों में गिरे रहते हैं, और मन्नू को मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी का ओएसडी लगवा दिया अपने पास से हटने के बाद, इस्तीफा दे दिया। तो मन्नू भी ओएसडी लड़ना चाहते हैं। अब एक नया नाम मैंने सुना कि जेटली वेटली है, उनसे मीडिया का तो संभलता नहीं भाई, इनका काम चुनाव क्या लड़ेगा, मतलब कि ये कोई गॉड है, उसका काम सीएलओ करवाना था। इन लोगों का चुनाव से मतलब क्या है, इनका जनता में कोई मतलब नहीं यार। ये चुनाव, मुझे हरियाणा में कहावत होती है, कोई औरत के 15 साल शादी हो गर्भवती नहीं होती थी, अपनी सास के अंदर निकालने की शेर से मैं गर्भवती हूँ। सपने में गाबन होता, सपने में गाबन बोलना, सपने में गाबन हो गए, सपने में गाबन हो फिर रहे हैं भाई, इनका कोई वो नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जब इनके गुरु मनोहर लाल को ही लोगों ने नकार दिया, जिस तरह सांड लाल कपड़े को देख के बिदकता है, मनोहर लाल का नाम देख के हरियाणा के लोग बिदकते हैं। जब मनोहर लाल का नाम देख के बिदकते हैं हरियाणा के लोग, तो जो मनोहर लाल के चेले हैं, चाटे हैं, उनको देख तो बिदकेंगे, सीधी सी बात। 2 और 2 4 तो बिल्कुल साफ है, आम आदमी को पता है बात। जी 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 पंडित जी, जिस तरह से आप लगातार चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं और आप वहां पर देखते हैं कि सीएमओ ऑफिस के ऊपर भी लगातार आरोप लगते रहे, और उनके जो ओएसडी थे नीरज दफ्तरवार, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे। हाँ, नीरज दफ्तरवार पर झज्जर में 42 करोड़ की जमीन खरीदने के आरोप लगे, और मुख्यमंत्री जब उस समय थे ये मनोहर लाल खट्टर जी, से पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं इसकी विजिलेंस से जांच करवाऊंगा। क्योंकि मनोहर लाल जी ने विजिलेंस को भी एक टूल बना लिया। जैसे इसका कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था भारत भूषण, उस पर आरोप लगे तो उसकी विजिलेंस से जांच करवाई, 3-4 महीने उसको हटाए रखा, और फिर विजिलेंस से बोले क्लीन चिट मिली। फिर जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में छापा लगा विजिलेंस का, 90 लाख रुपया नगद निकला। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी के यहाँ 90 लाख रुपया नगद निकला, लेकिन केस अभी भी चल रहा। कारण क्या था, सरकार ने केस तो बना दिए दिखावटी रूप में, लेकिन उन सबसे कहा तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और वो प्रोसिक्यूशन की जब तक सिफारिश नहीं मिलती कोर्ट में केस नहीं हो सकता।
तो वो लटकी हुई लंबे समय से चल रही है। और वो सरकार ने बहाना ले रखा कि इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, सरकार लीगल राय ले रही है। ये बहाने करके बिगड़ा किसी का कुछ नहीं। तो ये जो सिस्टम खराब हुआ सारा, और नीरज दफ्तवार की इंक्वायरी जीरो पे है, जबकि जिन्होंने सबूत दिए थे 42 करोड़ की जमीन खरीदी, इनसे पूछा था पैसा आया कहाँ से, इनके पास पैसे के लिए जवाब नहीं था। वो भी इंक्वायरी में पेंडिंग है अभी भी। और उसने जो है सत्य, वो अपना चैनल भी लगा दिया, सत्य क्या नाम है उसका, ऐसा ही। तो वो चैनल भी चला रहा है, करोड़ों रुपए उसे चैनल चलाने के लिए आगे, और इतने हम उम्मीदवार भी बनेंगे। तो ये करोड़ों रुपए उस ईमानदार मुख्यमंत्री के यहाँ से कैसे आ गए, जो उसके सर्कल में काम करते थे? तो मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए। और विजिलेंस इंक्वायरी या 5-5 साल चलती है क्या? विजिलेंस इंक्वायरी 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, और अगर दोषी है तो सजा दो। लेकिन ये सजा जब दे, उसमें पार्टी नहीं हो तो मुख्यमंत्री दे। मुख्यमंत्री तो ईमानदार, दूसरे चोरी करे पकड़े जाए तो उनको बचावे। तो ये सरगना जो होता है ना, लुटेरों का सरगना, ये मनोहर लाल खट्टर लुटेरों का सरगना बन के रह गया। और उन्होंने अपने आप को, अब वो क्योंकि कमाता था तो ऊपर भी देता था, सबको अच्छा लगा, सेंटर में मंत्री बनने में कामयाब हो गया, जिसकी जीतने के खतरे थे। और पैसे से जीतने में भी कामयाब हुआ, मंत्री बनने में भी कामयाब, और महक में भी बढ़िया ले गया। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप कुछ कारण कोई मैटर नहीं करते। कारण क्या था, उसमें भी आपको याद होगा कि अजीत पवार जो था उस पर मुख्य प्राइम मिनिस्टर ने आरोप लगाया 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल है, वो जेल काटेगा। और समझौता होते ही उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। अब जो ये जो सारा कुछ चल रहा, खट्टर इसी पैटर्न पे चला है। अब उसमें जो आरोप लगे, जिसपे प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह थे हिसार के, उन पर आरोप लगे तो उनको पहले कमीशन का चेयरमैन बना दिया, आरोप ढक दिए इंक्वायरी के नाम पे। जवाहर यादव के खिलाफ आरोप लगे तो उनको ढक दिया इंक्वायरी के नाम पे। दफ्तवार पर आरोप लगे तो उन पर दे दिया। अमरजीत बोर्ड पर को खट्टर साहब बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बना रखे थे, बड़ा जोर लगाया गया फरीदाबाद से। और बाद में मोहनलाल बड़ौली बने, और पता ही चला कि मोहनलाल बड़ौली का नाम तो हाईकमांड में आ गया, क्योंकि एक ब्राह्मण को बनाना था, ऐसा तय हुआ था। लेकिन अजय गौड़ का नाम इसलिए कट गया कि उसकी सिफारिश पे श्रीमान मनोहर लाल खट्टर थे। उससे पहले मनोहर लाल जी ने जोर लगाया था, जो अपने उसके खासम खाते कमाई में हिस्सेदार भी थे, उसका नाम था संजय भाटिया। उसका हाईकमांड ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो अजय गौड़ का नाम रिजेक्ट कर दिया, मोहनलाल बड़ौली को कहीं तो इंडिपेंडेंट सर्कल से वो स्टेट प्रेसिडेंट बने। जी। तो बिल्कुल जिस तरह से पंडित जी आपने बताया कि मैं अभी धनखड़ साहब से जानना चाहूंगा कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते लगाते इन्होंने भी इतने संसाधन जुटा लिए कि चुनावी मैदान में आ रहे हैं। ऐसा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना जो है वो आज केवल रस्म अदायगी। मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो अपने साथियों के साथ हमेशा खड़े रहे। जब भी उनके किसी सहयोगी पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, तो वो न केवल बाहर बल्कि सदन के अंदर भी बड़े जोर शोर से उनके बचाव में लगे रहे। और न केवल भ्रष्ट के, बल्कि संदीप सिंह जो मंत्री थे उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा, यौन शोषण का आरोप लगा, एक महिला जूनियर महिला कोच ने लगाए। तो मनोहर लाल खट्टर ने बिना किसी जांच पड़ताल के उनको क्लीन चिट दे दी। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने जीवन में पहली बार देखा है, या समझ लो कि हरियाणा बनने के बाद से पहला मुख्यमंत्री हुआ है जो ऐसे यौन पीड़न जैसे, यौन शोषण जैसे आरोपों पर भी अपने मंत्री के बचाव के लिए बड़ी बेशर्मी से खड़े हो जाते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कहीं नहीं देखे होंगे। तो वो भ्रष्टाचार तो बहुत मामूली चीज है इन लोगों के लिए। भ्रष्ट होना आज हरियाणा की राजनीति में कोई गुनाह नहीं है। हरियाणा की राजनीति में वो एक अच्छी बात मानी जाती है कि उसने पैसा कमा लिया है और अब वो राजनीति में आ रहा है, पैसा राजनीति में लगाएगा। और राजनीति जो है वो पूरी तरह से उद्योग का रूप ले चुकी है। व्यापार तो है ही, लेकिन अब ये
उद्योग बन चुकी है, इंडस्ट्री बन चुकी है, कारपोरेट बन चुकी है। तो यहाँ भ्रष्टाचार का पैसा राजनीति में लगता है और भ्रष्टाचार के राजनीति के जरिए भ्रष्टाचार के साथ पैसा कमाया जाता है। तो वही तरीका यहाँ हो रहा है। जो मुख्यमंत्री के चारों तरफ थे वो आज जो है वो टिकट मांग रहे हैं और चुनाव जो है पैसे से लड़ा जाता है। तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो कभी भ्रष्टाचार के विरोधी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा जब भी उनके किसी सहयोगी पर आरोप लगे, चाहे वो एसएससी के कमीशन, एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पे लगे, चाहे किसी पर भी लगे, वो एकदम जो है पूरी तरह से उसके साथ खुल करके आए। और यहाँ तक कि संदीप सिंह के मामले में तो उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। 3 बार विधानसभा में ये बात कही। तो ऐसे मुख्यमंत्री के संरक्षण में, जब ऐसा मुख्यमंत्री हो तो उसके संरक्षण में भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? उनके आसपास के लोग, ये सबूत है कि उनके आसपास के लोग, आधा दर्जन लोग जो है आज टिकटार्थी है, टिकट मांग रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो पैसा कहां से आया, ये जांच का विषय होना चाहिए। जी पवन बंसल जी, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर के बारे में यह है कि वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे, परंतु उनके जो चारों तरफ जो मंडली थी उसके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले मुझे एक बात का जवाब दो, इनको ईमानदार का सर्टिफिकेट किसने दिया भाई? किस यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिया ईमानदार की? अपने आप मीडिया ने नरेटिव दे दिया ईमानदार ईमानदार। किस बात का ईमानदार है? किसने? मुझे तो नहीं पता ईमानदार है। मुझे मैं कैसे कोई ईमानदार है नहीं है? किसने सर्टिफिकेट दिया? मीडिया ने सर्टिफिकेट दिया। और जहाँ तक धनखड़ जी ने कहा, बलराज कुल्लू ने आरोप लगाया असेंबली में कि मनीष ग्रोवर जो कि मनोहर लाल की नाक का बार है, अब पत्रकारों को उसके चेहरे धमकी भी दे रहे हैं सरेआम जान से मारने की और की, कि ये शोर मिलों में बड़ी गड़बड़ी करी है। इंक्वायरी करने से पहले ही शेर के बच्चे ने कह दिया कि वो निर्दोष है। अब मनोहर लाल की मौजूदगी में रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने कहा अमृत जल योजना में 300 करोड़ का घपला हुआ है। मनोहर लाल का सबूत, कहने सबूत की क्या जरूरत है? मनीष ग्रोवर बैठा है, 6 स्टाफ में इसको 4 जूते मारो, सारा बता देगा। कहता नहीं कुछ नहीं, मनीष ग्रोवर बात साफ है। तो भाई ऐसे आदमी को मैं तो हैरान हूँ। मुझे मीडिया, पेड मीडिया कह लो या मीडिया की सेवा होती है भाई, ईमानदार दर्जा दे दिया ईमानदार का। मैं भी ईमानदार, तो मैं भी हूँ, पवन बंसल ईमानदार हूँ, धनखड़ भी ईमानदार है भाई, पंडित जी ईमानदार है अपने पेशे में। हम तो निशोर करते हैं, ईमानदार अपना काम करते हैं। और जहाँ तक ये बात आई ना कि पैसा, एक धनखड़ जी ने कहा पैसा तो एक एसेट्स है। मैं किस्सा बताऊँगा आपको। ये दान सिंह को टिकट मिले महेंद्रगढ़ से, तो किरण चौधरी ने एक सीनियर कांग्रेस लीडर को कहा कि दान सिंह के बेटे खिलाफ तो 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप है, बड़ा माल कमाया उसने। उस नेता ने किरण को कहा ये तो उसकी एसेट्स है, उसके पास मोटा पैसा है, चुनाव के टिकट मिलने के लिए उसका प्लस पॉइंट है। तो भाई ये भाई सुनो, ये ईमानदार का नारा मनोहर लाल ने कभी नहीं दावा किया मैं ईमानदार हूँ। ये तो मीडिया का नरेटिव, मीडिया ने कह दिया ईमानदार है, ईमानदार है। पर एक बात के लिए मैं मनोहर लाल की तारीफ करता हूँ कि जिस तरह चंद्रशेखर जो थे पहले पीएम, अपने बंदे का डिफेंड करते हैं। कोल माफिया सूर्य सिंह से उसका लिंक थे, लोगों ने कहा हाँ कहता मेरा दोस्त है। तो मनोहर लाल की मैं तारीफ करता हूँ, अपने बंदे के लिए वो चट्टान की तरह रहते हैं, चाहे कुछ हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे ये अपना HPSC का मामला हो, चाहे अपना मनीष ग्रोवर हो, या कोई भी हो, अपने बंदे के लिए खड़ा होता है। इसके लिए बात मैं तारीफ करता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का धन्यवाद। और न्यूज नशा हरियाणा के अंदर इसी तरह से हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई बातों को लेकर चर्चा जारी रखेंगे और इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर लगातार इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।